सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, जो भी लेक्चर्स वहाँ हैं उनको देखिए, और जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो भी सब वहीं आएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इन लेक्चर से रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। फिस्कल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का पढ़ा था। हम लोग एलपीजी चैप्टर पढ़ रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म, मतलब होता है, देखिए फिस्कल मतलब है सीधे सीधे गवर्नमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो फिस्कल रिफॉर्म मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट करती क्या है? सबसे पहली बात ये देखिए, गवर्नमेंट या तो रेवेन्यू करेगी या तो एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट या तो पैसा अर्न करती है या तो खर्चा करती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑपरेशन है उसमें रिफॉर्म, उसमें सुधार लाए गए। कैसे कैसे वो हम चीजें अभी देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब ये होता है कि जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जिसको भाई देना है वही बर्डन सफर करेगा। ठीक है। वेल्थ टैक्स जिसको देना है वही बर्डन सफर करेगा, किसी और को नहीं कह सकता है कि आप मेरा इनकम टैक्स दे दीजिए। ठीक है ना। तो वन हु पेज द टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट। ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहली बात तो गुड्स एंड सर्विसेज में होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं दूसरों पे। जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, और क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूसर है, और मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है। तो मैन्युफैक्चर ने मान लीजिए क्या कहते हैं जीएसटी दी गवर्नमेंट को, तो मैन्युफैक्चर किसके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर देगा? होलसेलर के ऊपर जीएसटी का, कि जीएसटी उससे वसूल लेगा। और होलसेलर किसके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर देगा? रिटेलर के ऊपर। रिटेलर किसके ऊपर कर देगा? कस्टमर के ऊपर। तो जीएसटी मतलब जीएसटी हो या कोई भी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ही यही होता है जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इससे मैं एग्जांपल चल ही रहा है जीएसटी। तो जीएसटी हम इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या हम बात करते हैं, देखिए लिखा है, इट रिफर टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी इसमें गवर्नमेंट की आती है। रेवेन्यू मतलब कहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ पैसा खर्च कर रही है। गवर्नमेंट अपना खर्च, जैसे मान लीजिए ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्यों करती है? क्या? ताकि इकोनॉमी हमारी स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें ना हो। तो इट इज़ अ पॉलिसी दैट सीक्स टू अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय मैनेजिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैनेज करके गवर्नमेंट का मेन ये मोटिव रहता है फिस्कल पॉलिसी में कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन ना हो। जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन के टाइम क्या करेगी गवर्नमेंट? अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। और डिफ्लेशन के टाइम एक्सपेंडिचर क्या करेगी? ज़्यादा करेगी। तो डिफ्लेशन के टाइम एक्सपेंडिचर क्या करेगी? ज़्यादा करेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन के टाइम एक्सपेंडिचर इसलिए कम करेगी क्योंकि मार्केट में पहले ऑलरेडी कॉस्ट महंगाई है। जब महंगाई होती है तो क्या होता है कि इसका मतलब लोग ज़्यादा इनकम है लोगों के पास, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। लोग ज़्यादा जब डिमांड करेंगे तो मेन मोटिव क्या रहता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट लोगों के पास पैसा कम जाए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ठीक है ना। अब देखिए जीएसटी, जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में। सबसे पहली बात, जीएसटी हमारा आया था 1 जुलाई 2017 में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म टैक्स। जीएसटी इसलिए आया था कि एक यूनिफॉर्म टैक्स हो, एक ही टैक्स हो। पहले कई तरीके के टैक्स होते थे, सारे इंडिया के जितने भी कंट्रीज हैं सब में अलग अलग टाइप के टैक्स चलते थे। बट जीएसटी एक है, क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स है। सबसे पहले इसकी खासियत ये है। और जो कि स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, सारे इंडिया में एक ही टाइप का टैक्स चले। इट इज़ अ वन टैक्स इन प्लेस ऑफ ऑल टैक्स। एक वन टैक्स है सारे टैक्सों की जगह, और ये यूनिफॉर्म है सारे स्टेट ऑफ द कंट्री में। द जीएसटी कैरीज, जीएसटी का एक स्लोगन भी है, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। जीएसटी का एक स्लोगन भी क्या है? वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट। ठीक है। अब जीएसटी टू एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू। जीएसटी से एक्सपेक्टेड ये है कि गवर्नमेंट के लिए एडिशनल टैक्स रेवेन्यू में बढ़ाएगा। और गवर्नमेंट का क्या कहते हैं कि रेवेन्यू मतलब टोटली बोल दीजिए बढ़ाएगा। टैक्स कंप्लायंस एंड रिड्यूसेस टैक्स इवेजन, मतलब कि बोलने का मतलब है कि ये गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली बात तो टैक्स बढ़ाएगा। दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट के लिए टैक्स चोरी रोकेगा। टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है? टैक्स चोरी रोकेगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, तो ये सबसे पहली बात, टैक्स रोकेगा, सॉरी टैक्स इवेजन रोकेगा, टैक्स की चोरी रोकेगा। और लोगों को क्या कहते हैं कि ये कंप्लाई करेगा कि हाँ आप टाइम से पेमेंट करिए, टाइम से आप पेमेंट करिए।
और टाइम से पेमेंट करिए, जो जीएसटी के लॉस हैं, रूल्स हैं, उनको मानिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी देख लेते हैं। जीएसटी का सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जीएसटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ईच कैटेगरी ऑफ द गुड कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेशन। सारे कैटेगरी के जितने भी कैटेगरी के गुड्स हैं उनका अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है। एंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ गुड्स विच आर टैक्स एक्सेम्प्टेड। तो कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जिसमें टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, वो लोग टैक्स एग्जेम्प्ट करा गया है उसमें। और कंसीडरिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देखते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगाया गया। तो सबसे पहली बात, सैनिटरी नैपकिन, फोर्टिफाइड मिल्क एंड फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल, इसमें हमारा 0% टैक्स लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा जो है इसमें क्या कहते हैं, बिल्कुल 0% टैक्स लगेगा। जैसे और कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 15% व्हीकल्स, सॉरी 5% लगेगा उसमें। बटर, फ्रोजन मीट एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड स्पेक्टेल्स, उसमें लगेगा 12%। तो पास्ता, ये सब अपने अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हैं, ये आप देख लीजिए। मतलब सबसे ज़्यादा बोलने का मतलब है ऑटोमोबाइल, डिश वाटर एंड वेंडिंग मशीन में सबसे ज़्यादा 28% का टैक्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जीएसटी के, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, जीएसटी जो होता है वो इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। जितन जब भी वैल्यू एडिशन होता है तब जीएसटी लगता है। जैसे वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे 10 रुपए की कोई चीज़ है, प्रोड्यूसर के पास 10 रुपए का रॉ मटेरियल है और 20 रुपए का उससे उसने फिनिश गुड्स बना दिया, तो कितने का वैल्यू एडिशन करा, 10 रुपए का वैल्यू एडिशन करा। तो इस 10 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी किसके ऊपर लगता है, वैल्यू एडिशन के ऊपर। जो हम प्रोडक्शन के टाइम वैल्यू एडिशन करते हैं ना, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। दूसरी बात, जीएसटी फोकस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स रेदर देन देयर प्रोडक्शन। जीएसटी किस में फोकस करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। टैक्स इज लेवाइड एज एंड व्हेन गुड्स आर सप्लाइड। टैक्स कब लगता है, जब गुड्स सप्लाई होते हैं। तो गुड्स जब सप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ना कि गुड्स का जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके ऊपर लगता है। तो और व्हेन गुड लीव देयर डेस्टिनेशन फॉर द बायर, वही बात है कि जब गुड लीव कर देते हैं, अपना सप्लाई होने के लिए रेडी हो जाते हैं बायर के यहाँ जाने के लिए, ठीक है। जीएसटी इज पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट। सबसे पहली बात, जीएसटी जब इनपुट परचेज करता है, जो हमारा प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो उस वो जीएसटी देता है। तो वही यहाँ लिखा है कि जीएसटी पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज इज अलाउड टू बी एडजस्टेड बाय द प्रोड्यूसर इन द पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोसीड्स टू द गवर्नमेंट। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जीएसटी प्रोड्यूसर ने दे दिया, जीएसटी प्रोड्यूसर ने इनपुट परचेज करते टाइम दे दिया, तो अब प्रोड्यूसर को जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही दे दिया जीएसटी, ठीक है ना। तो अब जो मान लीजिए अगर उसने जीएसटी दिया भी, बाद में अपना सेल करा प्रोडक्ट वगैरह, जीएसटी दिया, तो उससे उतना ही लिया जाएगा जीएसटी, जो उसका क्या कहते हैं, जितने का उसने एडिशनल सेल करा है, ठीक है। उससे वो अमाउंट नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए पहले उसका उसने दिया था 10,000 जीएसटी, मान लीजिए उसने 100 रुपीज़ मान लीजिए जीएसटी दिया था, कंफर्टेबल आपको फील हो, 100 रुपीज़ आपने उसने जीएसटी दिया, और अब उसने बाद में फिर से जीएसटी दिया तो उसका 300 जीएसटी बन रहा था। तो उसमें 300 में से 100 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये ऑलरेडी वो दे चुका है, ठीक है। अब उसे 200 सिर्फ लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब वही है कि जो आप पहले दे चुके हैं जीएसटी, तो वो आपके दूसरे वाले जीएसटी देने में एडजस्ट हो जाता है, तो आपको उसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, बोलने का मतलब ये है, ठीक है ना। अब देखिए, इट इज अ सिंप्लीफाइड मैरिड, क्या है इसका सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है। एट इज एज इट इज अ वन टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स एक ही तरीके का यूनिफॉर्म है, सारी कंट्री में एक ही तरीके का टैक्स लग चलता है। जीएसटी रिफंड आसानी से मिल जाता है प्रोड्यूसर्स को। जीएसटी रिफंड वही मैंने बताया कि भाई आप क्या कहते हैं, अगर जैसे इनपुट आप परचेज करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं कि जब सेल करते हैं गुड्स, तो उसके टाइम जीएसटी देते हैं जो प्रोड्यूसर, तो वो एडजस्ट हो जाता है उस हिसाब से कितना आपने पहले जीएसटी दिया है, तो उस हिसाब से वो डिस्काउंट हो जाता है। तो वो लिखा है यहाँ, सिंस द रिफंड ऑफ द जीएसटी इनपुट इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर ओनली। सबसे पहली बात, जो जीएसटी का वो है रिफंड है, मतलब जो उनको डिस्काउंट मिलता है जीएसटी में, तो वो प्रोड्यूसर्स को ही मिलता है ओनली व्हेन दे बाय इनपुट फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर्स। और तभी उनको मिलेगा जीएसटी का जो इनपुट है, जीएसटी का जो क्रेडिट है, वो तभी मिलेगा जब वो सामान किससे खरीदें, रजिस्टर्ड सप्लायर से। तो इसकी वजह से क्या होगी, हायर ट्रांसपेरेंसी होगी, कि पूरा दिखेगा कि हाँ किससे क्या खरीदा है, और ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि जीएसटी का उनको क्रेडिट तभी मिलेगा, जीएसटी में डिस्काउंट तभी मिलेगा जब वो रजिस्टर्ड सप्लायर से चीज़ें खरीदेंगे। कौन, प्रोड्यूसर्स, मतलब रॉ मटेरियल अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदेंगे। अब देखिए, बीइंग अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, जीएसटी इज एनहांस साइज ऑफ द मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर।
सबसे पहली बात, जीएसटी ने क्या कहते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए साइज ऑफ द मार्केट बढ़ा दिया है। अब वो कहीं भी किसी भी, पहले क्या होता था अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रहते थे, किसी स्टेट में ज़्यादा टैक्स का है, किसी स्टेट में कम टैक्स है, तो प्रोड्यूसर उस डर के मारे बेचते नहीं थे कोई चीज़ें। बट अब क्या है, अब सेम टैक्स स्ट्रक्चर है तो वो किसी भी स्टेट में बेच सकते हैं अपनी चीज़ें। तो इससे क्या है, इनका साइज, जो मार्केट का साइज है वो वाइडर हो गया उनके प्रोडक्ट का। जीएसटी हैज़ रेज़्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू एज़ देयर हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिज़नेस। तो अब जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ गया है, और क्योंकि जीएसटी पे करने में हायर ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है। अब ये तो थे मेरिट्स, अब डीमेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है। अब देखिए डीमेरिट सबसे पहला क्या है कि जीएसटी येट टू कवर ऑल गुड्स प्रोड्यूस इन दी कंट्री। जीएसटी सारे गुड्स में नहीं लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इसमें जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल में जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगता है। इसमें आज भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, अल्कोहल में और क्या कहते हैं पेट्रोल में हमारा जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। ये सारे कुछ हमारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी रेट अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट फाइनली सेटल्ड। अभी भी, जैसे आपने सुना होगा जब जीएसटी लॉन्च हुआ था और इस टाइम उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होता रहता है, तो अभी भी उसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। टैक्स का रेट जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी रहती, जिसकी वजह से क्या रहती, अनसर्टेनिटी रहती। भाई आप टैक्स स्ट्रक्चर बार बार बदलोगे जीएसटी का तो क्या रहेगा, गवर्नमेंट का कभी टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी रहती है। और प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोड्यूसर भी भाई उसे भी अपने हिसाब से आइडिया लगाना होता है, जीएसटी अगर इतना वो पे करेगा तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करे। तो इस वजह से जीएसटी का जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं फाइनली अभी सेटल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे कि ना करे। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स थे कि इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन, अल्कोहल, पेट्रोल वगैरह, ये क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। और तीसरा एक डीमेरिट ये भी है कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, फाइलिंग आइलिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है ना। बट गवर्नमेंट उससे उसमें क्या कहते हैं रिफॉर्म ले रही है, बट अभी के लिए तो ये चीज़ें भी इसमें होती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं प्रायर टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के पहले टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन, देखिए अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं फिस्कल रिफॉर्म, तो फिस्कल रिफॉर्म में बोल रहा है कि लिबरलाइजेशन मतलब कि 1991 के पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था कंट्री में हैज़ बीन हाईली कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था 1991 के पहले हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था, और इवेसिव भी था। लोग आराम से अपनी टैक्स इनकम को छुपा सकते थे। फ्रॉम अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवेट टैक्स। वही बात है कि इतना ज़्यादा टैक्स था जिससे लोग क्या कहते हैं टैक्स की चोरी भी करते थे, इवेट टैक्स हाइड कर लेते थे। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज सिंप्लीफाइड। आज के टाइम टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड हो गया। जीएसटी कुछ भी गई है, डिमेरिट्स हैं बट उसमें सिंप्लीफाइड तो है ही, मॉडरेट हो गया है। दिस हैज रेज टैक्स कंप्लायंस। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देखते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का ज़्यादा हुआ भी है। अब देखिए एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म क्या क्या लिए गए। एक्सटर्नल सेक्टर में सबसे पहली बात क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है फॉरेन करेंसी। ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या लिए गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म लिए गए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड इन 1991 विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहला आता है 1991 में लिए गए थे सबसे पहली बात फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। और इसमें क्या होता है कि इसमें करा किया गया था, डीवैल्यूएशन कर दिया गया था। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन वैसे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, हम लोग क्या कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है हमारा मैक्रो में, उसमें पढ़ेंगे। बट क्या कहते हैं डीवैल्यूएशन का मतलब आप जान लीजिए। मान लीजिए आपका $1 आपका क्या है 60 रुपीज़ का है। अब $1 कितने का कर दिया गया, 70 रुपीज़ का कर दिया गया डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जानबूझ के कम कर दी जाए। ठीक है, जानबूझ के कम कर दी जाए। सबसे पहली बात, डीवैल्यूएशन जो होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं होता है, वो उससे कौन करता है, गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटी करती है। ठीक है ना। डीवैल्यूएशन कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। और डीवैल्यूएशन जो होता है फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर आता है, मतलब गवर्नमेंट इसे जानबूझ के क्या करती है, गवर्नमेंट की जानबूझ के करेंसी की वैल्यू कम कर देती है। तो करेंसी की वैल्यू कम करने से क्या होता है जानते हैं आप, जैसे मान लीजिए पहले आपका $1 60 रुपीज़ का मिल रहा था, अब $1 70 रुपीज़ का मिलने लगा। डीवैल्यूएट कर दी हमने अपनी करेंसी। तो जब डीवैल्यूएशन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं।
ठीक है ना। अब भाई एक बात बताइए, पहले बाहर का बंदा 60 रुपए वाली चीज़, 60 रुपए वाली चीज़ $1 दे के ले लेता था। अब वो क्या कहते हैं, 70 वाली चीज़ $1 में ले लेगा। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी फॉरेन कंपेरिजन में। ठीक है ना। तो डिवैल्यूएशन से एक फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहली बात, जानबूझ के हमारी करेंसी की वैल्यू गिरा दी जाती है, और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं डॉलर के कंपैरिजन में। हमारी चीज़ें, हमारी करेंसी चीप हो जाती है डॉलर के कंपैरिजन में, तो बाहर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करने लगते हैं इंडिया से। अब देखिए क्या लिखा है, डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। डिवैल्यूएशन मतलब है रूपी की वैल्यू फॉल होना यूएस के डॉलर कंपैरिजन, इम्प्लाइंग दैट द यूएस डॉलर ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़। वही बात है कि अगर डिवैल्यूएशन हमारी करेंसी का हो जाता है तो अब हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए, और इम्प्लाइंग दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। वही बात है। और जब डिवैल्यूएशन हो जाता है तो सबसे पहली बात, हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे एक यूएस डॉलर के लिए, और दूसरी बात, बाहर वाले ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हैं इंडियन मार्केट से। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब एक बात बताइए, जब डिवैल्यूएशन हुआ मतलब कि $1 था 60 रुपए का, अब हो गया $1 70 रुपए का, तो क्या हुआ? सबसे पहली बात, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगा कि नहीं आएगा? इस वजह से फॉरेन करेंसी का हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो डिवैल्यूएशन का भी फायदा होता है, जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देते हैं तो उसका भी फायदा होता है। सबसे पहली बात, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है। तो यही हुआ था 1991 में, हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया गया था। ठीक है। तो दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडियन इकोनॉमी बाय द वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट एंड द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। डीवैल्यूएशन मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? डीवैल्यूएशन मतलब जानबूझ के हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया। जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देंगे तो क्या होगा, पहले मान लीजिए $1 60 रुपए का था, अब $1 मिलने लगा 70 रुपए का, तो हमारे क्या होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर वाला देखेगा कि पहले मैं $1 में 60 रुपए वाली चीज़ लेता था, अब $1 में 70 वाली चीज़ लेता हूँ, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जब बढ़ गए तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी का स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी, डॉलर हमारे यहाँ और ज़्यादा आने लगेगा। तो वही यहाँ बात लिखी, डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी या आर करेंसी इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज करेंसीज इन दी वर्ल्ड। डिवैल्यूएशन मतलब होता है हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया किसी दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में। कॉन्सिक्वेंटली यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज। वही बात है कि अब हमें यूएस डॉलर, सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि यूएस डॉलर हमें अब ज़्यादा पैसे देकर मिलेगा, इम्प्लाइंग दैट यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स। यूएस वाले ज़्यादा गुड्स बाय कर लेंगे अगर हम डिवैल्यूएशन कर देंगे, और जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारी इंडियन इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो ये चीज़ें डिवैल्यूएशन की वजह से होती हैं। फॉलोड बाय द डिवैल्यूएशन 1991, द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। और 1991 के बाद क्या हुआ, हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आ गए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब होता है कि अब हम जो एक्सचेंज रेट हमारा डिसाइड होगा वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा। ठीक है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा। पहले क्या चलता था, पहले हमारा जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब हम लोग मार्केट फोर्सेस में। तो जब हमारा मार्केट फोर्सेस में हम लोग आ जाते हैं, मार्केट फोर्सेस हमारे डिसाइड करेंगे कि हमारी करेंसी की क्या वैल्यू होगी, तो वो आज उस समय हम लोग डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन। मैं ये बताऊंगा कि जब फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैक्रो में, उसमें मैं बताऊंगा। बट अभी आप यही जानिए कि डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है। डिवैल्यूएशन हमारा आता है फिक्स एक्सचेंज रेट में, इसको गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। और फ्लेक्सिबल मतलब होता है जब किसी भी, आज के टाइम किसी भी कंट्री की जो वैल्यू है वो उसकी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करती हैं। आज के टाइम का एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस। तो उससे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बोलते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। आज के टाइम प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? सप्लाई और डिमांड फोर्सेस इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एक मिनट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा चेंज आए। जैसे कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह बहुत लगाते थे, टैरिफ वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते थे बाहर से। मैंने आपको बताया भी था कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में हम लोग रिलाई करते थे 1991 के पहले। अब हम लोगों ने क्या करा कि टैरिफ वगैरह कम लगाए, टैरिफ टैक्स वगैरह कम लगाए। टैरिफ सबसे पहली बात किन चीज़ों में लगाएंगे? टैरिफ हम उन चीज़ों में लगाते थे जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, ताकि हमारे यहाँ के लोग बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट ना कर पाएँ। ठीक है, इस वजह से हम लोग टैरिफ लगाते थे। तो अब टैरिफ को कम करा गया, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करा
कि हम कई सारी चीज़ें अब भाई ये भी होता था ना कि टैरिफ अगर हम ज़्यादा लगाते थे किसी भी कमोडिटी में, तो वो चीज़ तो चलिए हमारे यहाँ नहीं आ पाएगी, बट बाहर वाला भी तो हमारी कमोडिटीज़ में टैरिफ लगा सकता है ना, तो टैरिफ मतलब होता है टैक्स। तो इसलिए क्या हुआ कि टैरिफ का रेट कम करा गया, तो जिससे हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बढ़े, ठीक है ना? ये चीज़, टैरिफ का रेट कम क्यों करा गया? क्योंकि अब हमें अपना प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज़ में भी सेल करना था, और अगर हम टैरिफ का रेट ज़्यादा रखते तो सबसे पहली बात फॉरेन गुड्स हमारे मार्केट में तो हाई कॉस्ट के रहते। अगर फॉरेन गुड्स हमारे मार्केट में हाई कॉस्ट के रहेंगे तो फॉरेनर भी क्या करेंगे, हमारे गुड्स भी के ऊपर भी तो टैरिफ लगा सकते हैं जो उनकी कंट्री में हम लोग सेल करेंगे जाके, ठीक है ना? तो वही हमने इस वजह से कि टैरिफ हमें ज़्यादा, भाई एक चीज़ तो अच्छी है कि हाँ, डिस्करेज होते हैं लोग हमारे यहाँ से बाहर की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। बट एक बात बताइए, आपकी भी तो कोई चीज़ नहीं खरीदेगा अगर आप टैरिफ ज़्यादा लगाएँगे, क्यों? क्योंकि भाई वो कोई पागल तो है नहीं कि आप उसकी कमोडिटी में टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, वो आपकी कमोडिटी में टैक्स नहीं लगाएगा। तो इस वजह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या करा गया था, जो टैरिफ वगैरह थे, जो कंट्रीज़ लगाती थी, उसको कम करा गया और फिर उसके बाद उसी हिसाब से हमने हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आया। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।